नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद शिवा में। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैंने पहले लेक्चर इसका ले चुकी हूँ, सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न क्या होता है, कैसे एक जाइगोट पूरे ह्यूमन बॉडी में कन्वर्ट होता है, और मियोसिस माइटोसिस क्या होता है, उसमें डिफरेंस क्या है, ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ। आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सेल साइकिल। मतलब सेल कैसे अपने आप को तैयार करती है डिवीज़न होने के लिए, साथ में कैसे वो डिवाइड होती है, माइटोसिस कैसे डिवाइड, माइटोसिस की प्रोसेस में कैसे न्यूक्लियस और सेल्स का डिवीज़न होता है, संग में मियोसिस में कैसे होता है, ये सभी हम लोग फर्दर पढ़ेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या होती है? ये जो पूरे प्रोसेस है, जो हमारी सेल साइकिल की प्रोसेस होती है, वो 24 आवर्स की होती है। कितने आवर्स की होती है? 24 आवर्स की। अब 24 आवर्स को डिवाइड कैसे किया गया है? सबसे ज़्यादा समय सेल को तैयार होने में लगता है। मतलब जो G1 फेज़ है वो 10 घंटे लेता है खुद को तैयार करने के लिए, S फेज़ में 9 घंटे लगते हैं, और G2 फेज़ में 4 घंटे। जो रिमेनिंग आवर्स हैं उनमें सेल डिवीज़न में टाइम लगता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? फिर से पढ़ते हैं। G1 फेज़ मतलब इसमें क्या होता है कि सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रही है, अपने आप में क्या कहते हैं, खुद को तैयार कर रही है किस किस चीज़ में? ATP, न्यूक्लियोटाइड, प्रोटीन बनाने में। फिर S फेज़ मतलब सिंथेसिस फेज़, इसमें क्या होता है? DNA का रेप्लिकेशन, यानी DNA डबल होते हैं। G2 फेज़ मतलब इसमें RNA और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। सेल बिल्कुल तैयार हो जाती है डिवीज़न के लिए। ठीक है ना, सेल बिल्कुल तैयार हो चुकी है डिवीज़न के लिए। फिर आगे M फेज़ होता है। M फेज़ को फुल फॉर्म होता है माइटोटिक फेज़। इसको बोलते हैं माइटोटिक फेज़। ठीक है, माइटोटिक फेज़ आगे पढ़ेंगे हम इसको। माइटोटिक फेज़ में भी 4 फेजेस होती हैं, 2 फेजेस होती हैं, एक तो न्यूक्लियर फेज़, एक साइटोकाइनेसिस। ठीक है, न्यूक्लियर फेज़ को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। किसको क्या बोलते हैं? इसको इतनी फेज़ को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस। और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। मतलब 2 में डिवाइड हो गया एम फेज 2 में डिवाइड हो गया, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 फेजेस, दैट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इसको बिल्कुल डिस्क्रिप्शन वे में, डिस्क्राइब वे में पढ़ेंगे हम। लेकिन अभी समझो सेल साइकिल क्या होती है। अ साइकिल in which the cell divide itself into a 2 daughter cell, that is cell cycle. ठीक है, cell cycle is divided into 2 phases, that is interphase and M phase. Interphase is also known as preparatory phase. Interphase को क्या बोलते हैं? Preparatory phase, यानी तैयारी वाली फेज को बोलते हैं। Preparatory phase, तैयारी वाली फेज। ठीक है, और नेक्स्ट इज M phase. M phase is mitotic phase. इंटरफेज में डिवीजन नहीं होता है, केवल और केवल प्रिपरेशन होती है, तैयारियां होती हैं। एम फेज में डिवीजन होता है। डिवीजन एम फेज में को भी 2 में डिवाइड किया गया है, एक कैरियोकाइनेसिस, एक साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस को फर्दर डिवाइड किया गया है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, इसी को पूरे को बोलते हैं सेल साइकिल। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम पर्पस। ठीक है, अब इंटरफेस देखो, दिस इज द लॉन्गर फेज। बताया सेल को बनने में, तैयार होने में और डिवीजन होने में 24 आवर्स लगते हैं, और जो इंटरफेज है यह है सबसे लॉन्गर फेज होती है। ठीक है, 10, 10, 9, 19, 20, 21, 23, 24, 23 हो गया ना। 23 आवर्स केवल तैयारी में लगते हैं, और केवल डिवीजन में 1 आवर लगता है। ठीक है, 23 आवर्स प्रिपरेशन में लगते हैं, और ओनली 1 आवर डिवीजन के लिए रहता है। ठीक है, अब तो इसको क्या कहेंगे? लॉन्गर फेज, सबसे लंबी फेज है ये। अब इसको फर्दर डिवाइड किया गया है G1, S, G2। ठीक है, G1, S एंड G2। G1 फेज इज नोन एज ग्रोथ फेज, इसको ग्रोथ फेज ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ग्रोथ फेज। इसमें क्या होती है? केवल तैयारियां होती हैं। मतलब सेल्स बिकम मेटाबॉलिकली एक्टिव। मतलब जो सेल्स है, जो सेल तुमने नॉर्मल सेल पढ़ी है, उसमें क्या होगा? ATP बढ़ने लगेंगे, न्यूक्लियोटाइड बढ़ने लगेंगे, RNA बढ़ने लगेगा, प्रोटीन बढ़ने लगेगा, और एट लास्ट DNA के रेप्लिकेशन के लिए DNA की तैयारी, रेप्लिकेशन की तैयारी होने लगेगी।
रेप्लिकेशन होगा नहीं। रेप्लिकेशन मतलब क्या होता है? दुगना होना, डीएनए का बढ़ना। जो डीएनए बताया था मैंने 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। 46 क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? डीएनए होते हैं। डीएनए का दुगना होना, दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन। तो उसकी तैयारी होती है, रेप्लिकेशन नहीं होता है। अब सेल्स बिकम मेटाबॉलिकली एक्टिव, ये मेटाबॉलिकली एक्टिव हो गया। प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, सिंथेसिस फॉर आरएनए एंड प्रोटीन, और आरएनए और प्रोटीन बनने लगते हैं। अपन ने जीवन फेज पढ़ ली। जीवन फेज के बाद अपन एस फेज मतलब सिंथेसिस फेज, मतलब इसमें क्या होगा? सिंथेसिस हो रहा है। किसका सिंथेसिस हो रहा है? डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है। किसका? डीएनए का सिंथेसिस है। इस टाइम पर जो डीएनए है वो रेप्लिकेट हो चुका है, वो दुगने हो चुके हैं। कितने डीएनए थे पहले एक सेल में? एक सेल में हमारे 46 क्रोमोसोम्स थे। अब ये दुगने हो गए हैं, डीएनए का रेप्लिकेशन होकर वो कितने क्रोमोसोम्स हो गए हैं? 92 क्रोमोसोम्स हो गए हैं। देखो क्या लिखा है, डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन दिस फेज, द सेल हैज़ 92 क्रोमोसोम्स। ठीक है, जो कि क्या है? दैट इज इनफ डीएनए फॉर 2 सेल्स एंड इज नियरली रेडी टू डिवाइड बाय माइटोसिस। तो इस समय ये काफ़ी हैं, इतने डीएनए काफ़ी हैं एक सेल को 2 में डिवाइड होने के लिए बाय माइटोसिस प्रोसेस। अभी मैंने आपको पढ़ाया था सेल डिवीजन के 2 टाइप होते हैं, एक माइटोसिस एक मियोसिस। जब एक सेल से 2 सेल बनते हैं वो किसके द्वारा बनते हैं? ये माइटोसिस के प्रोसेस के द्वारा बनते हैं। ऐसी है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में देखो, ये एस फेज है, कितने घंटे की है? 9 आवर्स की है। इसमें क्या हो रहा है? डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, जो कि कितने क्रोमोसोम्स बन गए इस टाइम पर? डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पर 92 क्रोमोसोम्स बन गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है G2 फेज। अपन ने पढ़ ली G1 फेज, एस फेज, G2 फेज। कितने आवर्स की होती है? 4 आवर्स की होती है। इस टाइम पूरी तरीके से लगभग तैयार हो चुकी है आपकी सेल। अब G2 फेज में क्या होता है? इसको ग्रोथ 2 फेज भी बोलते हैं या गैप 2 फेज भी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है? जो सेल की ग्रोथ है, जो सेल का साइज है वो बढ़ता है। तो सेल ग्रोथ कंटिन्यूस। सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, जो न्यूक्लियस के अंदर आरएनए और प्रोटीन होते हैं वो यहाँ पर बनने लगते हैं। तो इम्पॉर्टेंस क्या हो गई तीनों में कि इसमें क्या हो रहा था? जीवन फेज था, इसमें एटीपी, न्यूक्लियोटाइड, आरएनए, प्रोटीन और डीएनए बने नहीं थे, तैयारी हो रही थी बनने की। इसी प्रकार एस फेज में क्या हुआ? डीएनए बन गए हैं। कितने डीएनए बन गए हैं? 92 क्रोमोसोम्स आपके बन गए हैं। ऐसे G2 में क्या हुआ? जो आरएनए और प्रोटीन की तैयारी हो रही थी इस टाइम पे G2 फेज में बन गए हैं, सिंथेसिस हो चुका है उनका, और सेल अब तैयार है डिवीजन के लिए। किसके द्वारा डिवीजन हो रहा है? कौन सी प्रोसेस के द्वारा? माइटोसिस के द्वारा डिवीजन हो रहा है। नाउ अपन ने इंटरफेस पूरा पढ़ लिया। ये इंटरफेस था यहाँ से यहाँ तक का पूरा इंटरफेस था। कितने आवर्स का था ये था 23 आवर्स का। कितने आवर्स का था ये? 23 आवर्स था। मैंने आपको बताया कि पूरी सेल साइकिल 24 आवर्स की होती है, तो 23 आवर्स इंटरफेज में है। तो माइटोटिक डिवीजन में कितने आवर्स रहे? ओनली 1 आवर। ठीक है, डिवीजन में कितना समय लग रहा है? केवल 1 आवर। तो अब माइटोटिक फेज पढ़ेंगे या एम फेज। ये जो यहाँ से यहाँ तक का ये क्या है? ये एम फेज है। ठीक है, फॉर ओनली 1 आवर। यही एक्चुअल सेल डिवीजन होता है, जो माइटोसिस होता है यही एक्चुअल सेल डिवीजन होता है, और इसी के द्वारा सेल ग्रोथ होती है। पूरे ह्यूमन बॉडी में जो सेल ग्रोथ होती है वो माइटोटिक डिवीजन के द्वारा होती है। इन ह्यूमन सेल साइकिल इट इज़
इट लास्ट फॉर ओनली अबाउट एन आवर। वही मैंने बताया आपको, माइटोटिक डिवीजन 1 घंटे के लिए होता है। फिर यही इंक्लूड होती है इसमें, ये 2 टाइप के होते हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। अगर इसकी स्टेज को अपन पढ़ेंगे तो ये 2 हिस्सों में बटी हुई है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब जो न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, जो हम सेल पढ़े थे, ये सेल, तो ये जो न्यूक्लियस का डिवीजन होता है ना, इसको कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। और जो यहाँ पर जो ऑर्गन थे, ये पड़ा माइटोकॉन्ड्रिया, ये साइटोप्लाज्म, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स बहते हैं ना, गोल्जी बॉडी और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैं, और ये अपना सेंट्रियोल, लाइसोसोम हैं, तो ये जितने भी पार्ट हैं इनके ये भी डिवाइड होंगे। तो ये जो डिवाइड होते हैं ना साइटोप्लाज्म के साथ में, ये सब दुगने हो जाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया तो दुगना हो जाएगा, गोल्जी बॉडी तो दुगनी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपकी लाइसोसोम्स, आपके सेंट्रियोल, सब कुछ दुगना हो जाएगा, और फिर ये डिवाइड हो जाएगा। तो साइटोप्लाज्म डिवीजन मतलब साइटोप्लाज्म का जी जो ऑर्गेनेल्स है ना, सेल ऑर्गेनेल्स जो डिवाइड होते हैं ना, हाँ, इनको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। क्लियर? माइटोटिक फेज है, ये 1 घंटे के लिए होता है, ओनली 1 आवर, और यही एक्चुअल सेल डिवीजन होता है जो हमारी बॉडी बनती है, ह्यूमन बॉडी। इसमें सेल ग्रोथ में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट माइटोटिक फेज का ही होता है। और माइटोटिक फेज को अगर समझें तो उसमें 2 फेज आते हैं, एक कैरियोकाइनेसिस, एक साइटोकाइनेसिस। जो कैरियोकाइनेसिस होता है ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कैरियोकाइनेसिस है जिसमें न्यूक्लियस का केवल डिवीजन होता है, और साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। ठीक है ना, अपन ने पढ़ा कैरियोकाइनेसिस और ये साइटोकाइनेसिस। ठीक है, अब कैरियोकाइनेसिस में भी कितनी 4 फेज होती हैं, एक प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। कितनी होती हैं? 4 फेज। किसमें? कैरियोकाइनेसिस में। अगर कैरियोकाइनेसिस को देखा जाए तो कैरियोकाइनेसिस में कितनी फेज होती हैं? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड लास्ट टीलोफेज। मतलब जो भी हो रहा है सब कुछ न्यूक्लियस में हो रहा है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। ठीक है, अब प्रोफेज में क्या हुआ, तो अपन ने जब सेल पढ़ी थी, याद करो, सेल जब पढ़ी थी तो न्यूक्लियस के बाहर एक ऐसे बिंदीनुमा स्ट्रक्चर पड़ा था, इसको बोलते हैं सेंट्रियोल। इसका बड़ा रोल है। सेंट्रियोल जो है, ये सेंट्रियोल ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है, न्यूक्लियस के ऑपोजिट पोल्स पे चला जाता है सेल के। ठीक है, ये ऑपोजिट पोल्स, और एक रेज निकालता है। क्या निकालता है? एक रेज निकालता है। इन रेज को बोलते हैं स्पिंडल फाइबर्स। क्या बोलते हैं इनको? स्पिंडल फाइबर्स। और जो खाली रहते हैं, और जब यहाँ से जो शुरुआत होती है, इनको बोलते हैं एस्टर। जो शुरुआत हो रही है उनको बोलते हैं एस्टर, और जो पूरे जुड़ते हैं एक दूसरे से उनको बोलते हैं स्पिंडल फाइबर्स। इनको बोलते हैं क्रोमैटिड्स, जो पढ़ चुके हैं अपन। और ये है सेंट्रियोल। ये 2 सेंट्रियोल हैं, ये 2 सेंट्रियोल बताया था। सब कुछ दुगना हो गया था। कहाँ कब हो गया था दुगना? हमारे एस फेज में। ठीक है, एस फेज में सब कुछ दुगना हो गया था। तो सेंट्रियोल भी 2 हो गए, एक ये सेंट्रियोल, एक ये सेंट्रियोल। अब ये क्या कर रहा है? एक स्पिंडल फाइबर्स की रेज निकाल रहा है, जो कि ऑपोजिट पोल पे आ चुके हैं। दोनों सेंट्रियोल ऑपोजिट पोल पे आ गए हैं, और स्पिंडल फाइबर से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट आएगा मेटाफेज। अब मेटाफेज में क्या होता है? मेटाफेज में नेक्स्ट फेज क्या पढ़ी अपन ने? मेटाफेज। अब मेटाफेज में यही जो ये क्या है? एक ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। क्या है ये? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन घुल जाएगी तो सेल में खुले हो गए। क्या खुले हो गए? क्रोमैटिड्स। तो अगर सेल बनाएंगे अपन ऐसे, ये सेल बनाई तो ये क्रोमैटिड खुले हो गए, तो ये क्रोमैटिड इक्वेटर की लाइन में आ जाएंगे, मतलब बीच में आ जाएंगे। अपन ने कभी तुमने ग्लोब देखा होगा, ग्लोब में एक ऐसी लाइन होती है बीच का, बिल्कुल बीच की एक लाइन होती है, इसको इक्वेटर बोलते हैं। मतलब
सेल के बीच में ये क्रोमेटिड्स ऐसे लाइन में आ जाएंगे। कैसे? क्रोमेटिड सेल के बीच में लाइन में आ जाएंगे और जो अपने ये सेंट्रियोल है ये ऑपोजिटली कोने में पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये क्या छोड़ रहे थे? रेस छोड़ रहे थे, तो ये रेस आ गई। ठीक है, ये रेज आ गई। ठीक है, तो बात तो वही आ गई। इनको बोलेंगे अपन स्पिंडल फाइबर्स। ये क्रोमेटिड्स हो गए। एस्टर्स। ठीक है, क्या पढ़ा अपन ने एम फेज में? द क्रोमोसोम्स लाइंड अप एट द इक्वेटर ऑफ द सेल, मतलब सेल के बीच में जो क्रोमेटिड लाइन में आ जाते हैं। विद द सेंट्रियोल एट ऑपोजिट एंड, ये सेंट्रियोल है, ये ऑपोजिट एंड पे आ जाएंगे। एंड द स्पेंडल फाइबर अटैच टू सेंट्रोमियर, और जो स्पेंडल फाइबर्स हैं वो किससे अटैच हैं? सेंट्रोमियर से अटैच हैं। ठीक है, दो फेज पढ़ लिया अपन ने। प्रोफेज, प्रोफेज में क्या था? ये सेंट्रियोल क्या कर रहे थे? स्पिंडल फाइबर्स को जनरेट कर रहे थे और ऑपोजिट साइड आ गए थे। और वैसे ही मेटाफेज में क्या है? यही जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है ये घुल जाती है और जो ये क्रोमेटिड्स हैं वो लाइन में आके इस सेंट्रोमियर ऑपोजिट में चले जाते हैं। नाउ थर्ड स्टेज इज टीलोफेज। अब टीलोफेज में क्या हो रहा है? जो ये स्पिंडल फाइबर्स हैं, स्पिंडल फाइबर्स क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब अपने आप को खींचेंगे। तो खींचने की वजह से जो ये क्रोमोसोम्स थे ना, ये जो क्रोमोसोम्स इस तरीके से बने हुए थे, ये इस तरीके से जो बने हुए थे ना अपने किस में? मेटाफेज में, तो ये यहाँ से क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। किसकी वजह से? ये स्पिंडल फाइबर्स इस साइड खींचेगा और ये स्पिंडल फाइबर इस साइड खींचेंगे, दोनों एक दूसरे के खींचेंगे जिससे ये यहाँ से टूट जाएंगे। ठीक है, ये टूट गए। इसमें यही काम होता है, एनाफेज में ये टूट जाते हैं। एट दिस पॉइंट ईच क्रोमोसोम्स डिवाइड एंड फॉर्म अ टू सिस्टर क्रोमेटिड टू बिकम टू सेपरेट क्रोमोसोम्स। दो अलग सेपरेट क्रोमोसोम्स बनने के लिए क्या होते हैं? टू सिस्टर क्रोमेटिड्स बन जाते हैं, जो कि कैसे बनते हैं? जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से दोनों क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? ये सभी क्रोमोसोम जो 92 क्रोमोसोम्स थे वो आधे आधे में बट जाते हैं और बट के क्या करते हैं? अलग अलग डिवाइड होके क्रोमोसोम्स दो सेल्स के लिए क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। फिर आती है टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है? एक्चुअली जो न्यूक्लियर एनवेलप ख़त्म हो गया था हमारे प्रोफेज में, यहाँ पर टीलोफेज में वही न्यूक्लियर एनवेलप बन जाता है और ये क्रोमोसोम्स बट जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये ऐसा बन जाता है। अब इसकी कंडीशन क्या हो गई? ऐसी हो गई। न्यूक्लियस बच चुके हैं, न्यूक्लियस यहाँ आ गए हैं, दो न्यूक्लियस बन गए, न्यूक्लियर एनवेलप बन गया है और 4 इधर आ गए हैं, 4 इधर आ गए हैं, मतलब 46 क्रोमोसोम्स यहाँ हो गए हैं और 46 क्रोमोसोम्स यहाँ हो गए हैं। तो ये टीलोफेज की स्टेज हो गई, एनाफेज एंड टीलोफेज। एनाफेज में क्या पढ़ा अपन ने? एनाफेज में जो अपने स्पिंडल फाइबर्स हैं वो एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो क्रोमोसोम्स होते हैं मेटाफेज के, जो इक्वेटर की लाइन में थे वो टूट जाते हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं। और वहीं टीलोफेज में क्या होता है? ये जब अकेले अलग अलग चले जाते हैं तो इनमें न्यूक्लियर एनवेलप बन जाता है और जो 92 क्रोमोसोम्स हमारे एस फेज में बने थे वो अब दो सेल्स में डिवाइड हो गए और 46 क्रोमोसोम्स हो गए। हमने एम फेज में दो पढ़े थे, एक कैरियोकाइनेसिस पढ़ा था, एक साइटोकाइनेसिस पढ़ा था। कैरियोकाइनेसिस हमने पढ़ लिया है, चारों फेज पढ़ लिए, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। नेक्स्ट है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या हुआ? द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस से बनी गया था, अब डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया है। ठीक है, तो ये तो दो डॉटर सेल बन गई है। ठीक है, अब हम इसको आपको शॉर्ट में एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के द्वारा पूरा माइटोटिक डिवीजन समझा रहे हैं। अब हम सीखेंगे माइटोटिक डिवीजन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के द्वारा। ये प्रोफेज फेज है, इसमें क्या हुआ? न्यूक्लियस है, केवल सेंट्रोमियर दो में जो डिवाइड हो गया था वो स्पिंडल फाइबर्स जनरेट कर लेता है, जिससे और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं। इस फेज को बोलते हैं प्रोफेज। फिर नेक्स्ट आता है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है? ये न्यूक्लियर एनवेलप जो है ना, न्यूक्लियर एनवेलप ये चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये हट जाती है और ये सभी एक इक्वेटर में आ जाते हैं। इसको बोलते हैं इक्वेटर, बीच में आ जाएंगे। ठीक है, इक्वेटर में आ जाते हैं और जो स्पिंडल फाइबर्स वो ऑपोजिट चले गए थे और इनको साधे रहते हैं।
क्रोमोसोम्स को, इसको बोलते हैं मेटाफेज। मेटाफेज के बाद क्या होता है, ये जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं, ताकि ये क्या होते हैं, ये क्रोमोसोम्स थे इसलिए टूट जाते हैं। टूट के क्या करते हैं, जो पहले 92 क्रोमोसोम्स थे वो टूट के 46 और 46 में बढ़ जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आता है टीलोफेज। अब क्या ये 46 में ही बढ़ गया, 46 में, तो न्यूक्लियर एनवलप दोबारा से जनरेट हो जाती है और ये न्यूक्लियस अलग से बन जाता है, ये होता है टीलोफेज। ठीक है, फिर नेक्स्ट पढ़ी अपन ने, ये कैरियोकाइनेसिस की स्टेज हो गई, और ये साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, ये जो साइटोप्लाज्म है इसके चारों ओर साइटोप्लाज्म रहता है ना, ये भी 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। और एज इट इज़, जैसी पहली जो सेल थी जो इसकी पेरेंट सेल होती है, वैसे ही एज इट इज़ दूसरी 2 सेल्स बन जाती हैं, ये होता है एम फेज। अगर यही जर्म सेल्स होती, जर्म सेल्स, मियोसिस का डिवीजन होता, मियोसिस का डिवीजन होता, तो यहाँ पर फिर से ये दोबारा से डिवीजन होता, और डिवीजन होने के बाद ये 4 में बट जाती यहीं से। ठीक है ना, तो ये माइटोसिस हो गया, मियोसिस हो गया। अब एक आता है G0 फेज। G0 फेज, हमारे शरीर में कुछ सेल्स होती हैं, हर सेल ऐसी होती है जिसकी एक लाइफ स्पैन होती है, लाइफ साइकिल होती है। कभी वो एक समय आता है जब वो ग्रोथ नहीं करती हैं, तो जब वो रेस्टिंग फेज़ में, G0 फेज़ को रेस्टिंग फेज़ भी कहते हैं, रेस्टिंग फेज़ भी कहते हैं। तो ये जो जब ये आराम की अवस्था में आते हैं, आराम की अवस्था होती है, जब सेल आराम की अवस्था में आ जाती है तो यहाँ पर रहती है कि जब भी इसको ज़रूरत होती है, जैसे किसी को चोट लग जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई चोट लग जाए, तो उसके बाद क्या होता है, जो घाव भरना होता है, तो वो जो सेल्स रुक जाती हैं, वो रेस्टिंग फेज़ से हट के प्रिपरेटरी फेज़ में आ जाती हैं, इंटर फेज़ में आ जाती हैं, और अपना सेल डिवीज़न करके उस घाव को भर देती हैं। जैसे घाव है, इसको ये क्या करेंगी, भर देंगी। ठीक है, ये आपकी पूरी माइटोटिक डिवीज़न हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मियोसिस पढ़ाऊँगी। अगर माइटोटिक डिवीज़न से कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।